आज उत्तर भारत के महान विशाल मैदान पर भूगोल बीए पार्ट 3 के बच्चों से चर्चा की जानी है। सबसे पहले इसकी स्थिति और विस्तार पर चर्चा की जाएगी। तो बच्चों, इस मैदान का दूसरा नाम सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी है, क्योंकि मुख्य रूप से ये मैदान सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। इसकी स्थिति के बारे में जाने तो ये मैदान उत्तर के पर्वतीय भाग और दक्षिण के पठारी भाग, इसके बीच में फैला हुआ है। ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। सबसे अधिक घनी जनसंख्या वाला मैदान है। इसकी उत्पत्ति हिमालय पर्वत के उत्पत्ति के बाद हुई है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मैदान पूरब में तो 145 किलोमीटर और पश्चिम में 480 किलोमीटर चौड़ा है। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में धनुष के आकार में फैला हुआ है। इसका ढाल समतल प्रकार का है। अरावली पर्वत की श्रेणी को छोड़ के कोई भी हिस्सा समुद्र तल से 180 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। इस मैदानी भाग में गहराई तक कांप मिट्टी के जमाव मिलते हैं। पृथ्वी के धरातल से इसकी मोटाई लगभग 400 मीटर तक पाई गई है। कांप मिट्टी के अंतिम तह तक तो अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गहराई तक होने का अंदाज़ा है। दिल्ली और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है। राजस्थान, राजमहल और असम के बीच में ये उथली है। अब इस महान मैदान के भौतिक विभागों के बारे में जानकारी लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये नवीनतम भौतिक प्रदेश है। इसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है। तो चूँकि हिमालय अपने आप में भी नया पर्वत है, तो ये तो उसके बाद का बना हुआ है, तो नवीनतम हो गया। यहाँ निक्षेपित जलोढ़ की गहराई 2000 मीटर तक पाई जाती है। हिमालय के निकट में अगर देखें तो जलोढ़ की गहराई ज़्यादा है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाकर जमा की गई कांप मिट्टी से बना हुआ है। ये बहुत ही उपजाऊ है। अरावली की श्रेणी सिंधु सतलुज समूह और गंगा नदी के समूह के बीच में जल विभाजक का काम करती है। इस मैदान के पश्चिमी और पूर्वी मैदान कहलाते हैं। अब पहले पश्चिमी मैदान के बारे में जानेंगे। तो 1 नंबर पर पश्चिमी मैदान, इसे सिंधु का मैदान भी कहते हैं।
भारत में इसका पूरा हिस्सा तो नहीं आता, इसका मात्र सतलुज का बेसिन है वही भारत में आता है। भारत में इसको सतलुज का मैदान कहते हैं। ज़्यादातर हिस्सा इसका सिंध और पंजाब यानी पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया भाई। मिट्टी के उभरे हुए टीले यहाँ पर मिलते हैं। इन टीलों के बीच में निम्न भूमि मिलती है जिसे तल्ली कहते हैं, और वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है, झील बन जाती है, उसे ढांड कहते हैं। पश्चिम की ओर पंजाब और हरियाणा में जो फैला हुआ हिस्सा है वो सतलुज, व्यास और रावी नदियाँ उसको बहाती हैं। इसे पंजाब का मैदान कहते हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल 2.25 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम में 640 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 300 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। किसी ज़माने में यहाँ सरस्वती और घग्गर नदियाँ, जिसे दृश्यवती भी कहते हैं, बहती थी। धीरे धीरे ये लुप्त हो गई। ये मैदान चौरस प्रकार का है। नदियों के सहारे सहारे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र भी फैले हुए हैं। इसकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। ऊंचे क्षेत्र को बेट कहते हैं। पंजाब के उत्तरी पश्चिमी भाग को बारी दोआब, पूरब को बिस्त दोआब और दक्षिण को हरियाणा का मैदान कहते हैं। दोआब ये सिंचाई की सुविधाओं के कारण बहुत हरे भरे हैं, बहुत खुशहाल क्षेत्र हैं ये भारत के। अब यहाँ भाखड़ा, व्यास और अन्य बांधों की नहरों और यमुना की नहरों से सिंचाई व्यवस्था बढ़ती जा रही है। दूसरा है पूर्वी मैदान। गंगा का जो बेसिन है वो पूर्वी भाग का मुख्य मैदान है। इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बारीक कांप मिट्टी की तहें जमती रहती हैं। इस मैदान का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा है, बांगड़ और खादर। इस मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं और आजकल वहाँ नदी का बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता, उसे बांगड़ कहते हैं। बांगड़ के पुराने जमाव चूने की कंकड़ीली मिट्टी भी मिलती है वहाँ पर। बांगड़ में कहीं कहीं अपरदन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है और कंकड़ की मिट्टी ऊपर आ गई, जिसे भूड़ कहते हैं। और बांगड़ में कुछ इलाकों में ज़्यादा सिंचाई करने से नमक की परत चढ़ गई है, उसे रेह या कल्लर कहते हैं। और दूसरी तरफ ये निचले मैदान है, कछारी भाग, जो बाढ़ का पानी हर साल नई मिट्टी की परत जमा करता है, उसे खादर कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ से बना हुआ नीचा प्रदेश होता है। लगभग हर साल यहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। यूपी में नदियों के साथ साथ जो बाढ़ के मैदान की निचली भूमि उसे खादर कहते हैं और पंजाब में उसे बेट कहते हैं। पटना के पास इस प्रकार के गर्त को जल्ला कह देते हैं। तो गंगा का सारा मैदान बांगड़ और खादर ऊंची नीची भूमि से बना हुआ है। अच्छा, बांगड़ की ऊंचाई कहीं कहीं 30 मीटर है। बांगड़ के मैदान का विस्तार यूपी में सबसे ज़्यादा है, जबकि खादर की बहुतायत बिहार और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। पंजाब में
कहीं कहीं बालू के ढेर पाए जाते हैं। इसे भूड़ कहते हैं। ये भूड़ किसी ज़माने में बहाव के कारण बने थे। पूर्वी मैदान के पश्चिमी भाग में यूपी आता है और हरिद्वार से अलीगढ़ तक का जो भाग है उसे ऊपरी दोआब कहते हैं। यहाँ पूर्वी यमुना और ऊपरी गंग नहरों से सिंचाई की जाती है। फिर अलीगढ़ से इलाहाबाद तक इसे मध्य दोआब कहते हैं और इलाहाबाद के बाद ये दोआब ख़त्म हो जाता है। यूपी के उत्तरी पूर्वी भाग में अवध का मैदान है, जिसमें घाघरा, राप्ती और गोमती नदियों ने कांप की मिट्टी बिछा दी है। इसे कई बार पूर्विया, सरयू पार या गोमती का मैदान कहते हैं। उत्तरी बिहार के मैदान में घाघरा, गंडक और कोसी नदियाँ बहती हैं। ये मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन छपरा से लेकर खमरिया तक का जो क्षेत्र है वो दलदली है और यहाँ बहुत सारे तालाब फैले हुए हैं। दक्षिणी बिहार में पुनपुन, सोन ये नदियाँ बहती हैं और ये आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं। उत्तरी बंगाल के मैदान की बात करें तो गंगा सागर तक ये फैले हुए हैं। इस पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बहती हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में चला गया है। उत्तरी बंगाल में जो पर्वतपदीय क्षेत्र हैं उनको दुआर कहते हैं। यहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा पैदा की जाती है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो लगभग 1.86 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ 160 मीटर की गहराई तक खुदाई करने पर भी चट्टान नहीं आई। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये गंगा के डेल्टा के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव इसके ऊपर किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप भी बहुत मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जो माजुली द्वीप है वो विश्व की सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है। इसकी घाटी में चावल, नारंगी, जूट, सुपारी, चाय ये सब पैदा की जाती है। फिर आता है विद्यार्थियों भाबर का प्रदेश। ये हिमालय पर्वत और सतलुज गंगा के मैदान में मिलता है। यहाँ हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी धाराएं, गिरे हुए पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े वो जमा करती रहती है। इस कंकड़ पत्थर से बने हुए हिस्से को भाबर कहते हैं। पश्चिम में ये क्षेत्र जो है 8 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसे पार करते हुए बड़ी बड़ी नदियों का जल ही ऊपर रहता है। छोटी धाराएं तो उस कंकड़ के नीचे से जाती हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण है तराई प्रदेश। भाबर के प्रदेश से आगे जाकर भाबर के नीचे बहने वाला जल ऊपरी धरातल पर फिर से आ जाता है। इसी बड़े भाग में दलदल फैल जाता है। इसे ही तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं। लेकिन भाबर की तुलना में यह भाग ज़्यादा समतल है। इसी कारण से नदियों का पानी इधर उधर फैलकर दलदल का निर्माण करता है। इस दलदल में ऊंची घासें होती हैं, जैसे कांस, हाथी घास, भाबर घास,
कुछ पेड़ होते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर भी इन इलाकों में मिलते हैं। इन घने जंगलों में मलेरिया की बहुतायत है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, इस कारण जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती यहाँ पर। सिंधु मैदान और पश्चिम हिमालय के ढाल के बीच में भाबर तो बहुत चौड़ा है, लेकिन तराई नहीं है। लेकिन मध्य और पूर्वी भाग में भाबर की अपेक्षा तराई का प्रदेश काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को साफ़ करवाया है मशीनों से, सामूहिक खेती करवाई है, सघन खेती के लायक बनाया है। और वैसे इस तराई की जो रचना है वो बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। कई बार प्रश्न आता है इस तरह का। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी जाना है, हिमालय पर्वत की जो रचना है उसके और प्रायद्वीप भारत के मध्य एक गहरी खाई बन गई थी। इसमें टेथिस नाम का सागर अवशिष्ट जल खाड़ियों के रूप में भरा हुआ रह गया था। पश्चिम की ओर टेथिस सागर के अवशेष को सिंध की खाड़ी और पूर्व की ओर पूर्वी खाड़ी कहते थे। इन दोनों को ये उच्च प्रदेश अलग करता था, जो अब दिल्ली और कालका के बीच है। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी ला करके खाड़ी की तली में जमा करती रही। इस तरह से एक विस्तृत समतल प्रदेश का निर्माण हुआ और इसका विकसित रूप ही गंगा सिंधु का मैदान बन गया। हिमालय की उत्पत्ति के बाद उसके दक्षिण और गोंडवाना के उत्तर में एक बड़ी नदी बहने लग गई। इसको इंडो ब्रह्म कहा गया या शिवालिक नदी भी कहा गया। और इसके बाद कई घटनाक्रम के बाद उतार चढ़ाव सबके बाद इंडो ब्रह्म नदी का रूप पहले पश्चिम की ओर चला और फिर दक्षिण पूर्व की ओर चला। इस तरह से ब्रह्मपुत्र, गंडक, घाघरा, गंगा, यमुना आदि नदियों के रूप में ये इंडो ब्रह्म नदी का जल बहता रहा। इन नदियों के मिट्टी जमा करने से ही बंगाल का भूपृष्ठ बना है। अब इसका महत्व भी इसका भाई समतल मैदान है, ऊंचे टीलों का अभाव है, ढाल धीमा है और कांप मिट्टी से बना है। ये मुलायम मिट्टी है, बहुत उपजाऊ तरह की मिट्टी है। तो यहाँ फसलों की भरमार रहती है। चावल, गन्ना, जूट, गेहूँ, तंबाकू, सरसों, अन्न, तिलहन ये सभी इसमें बहुतायत में पैदा होते हैं। नदियों के द्वारा भरपूर जल यहाँ के क्षेत्र में उपलब्ध है, जिसके कारण से कृषि बहुत ज़्यादा विकसित प्रकार की यहाँ पर है। रेल मार्गों का, सड़क मार्गों का जाल बना हुआ है, जिससे व्यापार में भी बहुत तरक्की की गई है। इस प्रकार से इस मैदान में दिल्ली, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, गाज़ियाबाद, लुधियाना, चंडीगढ़, पटना, भागलपुर, आगरा, कलकत्ता ऐसे बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक नगर भी बस गए। इस प्रकार से उत्तर के इस महान मैदान का बहुत ज़्यादा आर्थिक और भौतिक महत्व है, जिसके चलते इस क्षेत्र में बहुत घनी आबादी बसी हुई है। उत्तर का मैदान
दुनिया के सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक है और इसी के कारण इसमें बड़ी आबादी निवास करती है। धन्यवाद।